दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि TGT, PGT, GIC आप किसी भी होम साइंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बेनिफिशियल है। तो उसका एक वीडियो पहले आ चुका है, सेट 1। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारे PDF वहीं पे मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड उससे पहले इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ूँगी, साथ साथ में आप भी क्वेश्चन पढ़ना और उसका आंसर आप मार्क करते जाना। फिर लास्ट में टोटल आप देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और आपको अपने आंसर्स कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे आप अपने साथ साथ दूसरे की भी परफॉर्मेंस को देख पाएंगे कि सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आप मेरे आंसर करने के साथ साथ आप भी अपना आंसर मार्क करते जाइए कि आपका आंसर सही था या गलत था। वाइल्ड सिल्क डिफर फ्रॉम कल्टिवेटेड सिल्क इन अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप। जो वाइल्ड सिल्क होता है, मीन्स जंगल में जो सिल्क जिसकी कोई केयर नहीं होती है वो वाला सिल्क, और कल्टीवेटेड सिल्क जो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में जो सिल्क कल्टीवेट किया जाता है, इन दोनों सिल्क का जो अपीयरेंस होता है, जब इनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इन दोनों सिल्क का जो दिखने का जो अपीयरेंस है वो एक दूसरे से भिन्न होता है या डिफरेंट होता है। ये सही है या गलत है? तो आप भी सब आंसर अपने मार्क करते जाइएगा, और टोटल में आप अपना पूरा स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है। तो ये ट्रू है। अब जो वाइल्ड सिल्क होता है वो अनइवन होता है, और उसमें जो सिल्क होता है वो उसका कहीं पे डायमीटर ज़्यादा है, कहीं पे डायमीटर कम है, वो अनइवन होता है, स्मूथ नहीं होता है। और जो कल्टिवेटेड सिल्क है वो ज़्यादा स्मूथ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम और डिज़ाइन फॉलोड इन द इंटरलेसिंग वार्प एंड वेफ्ट यार्न। जब वार्प और वेफ्ट यार्न एक दूसरे को इंटरलेस करके कोई डिज़ाइन बनाते हैं या सिस्टम बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इंटरलेसिंग, जैसे ये वार्प यार्न है और इसमें वेफ्ट यार्न है, ये इसके ऊपर से गया फिर इसके नीचे से आया, फिर नेक्स्ट के ऊपर यार्न से आया फिर इसके नीचे से गया, तो ये हो रहा है इंटरलेसिंग। तो ये क्या बनाता है? जब वार्प और वेफ्ट यार्न की इंटरलेसिंग होती है तब जो डिज़ाइन बनती है या जो चीज़ बन के तैयार होता है वो होता है वीव, मीन्स वीविंग कहते हैं। जब वार्प और वेफ्ट यार्न एक दूसरे को इंटरलेसिंग करके बनाते हैं तो उसको कहते हैं वीविंग। तो ये हो गया वीव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज़ द मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट। जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो प्लांट में मेनली किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो प्लांट में मेनली किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है वो ये है कि आपको बताना है कि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो ह्यूमन में किस फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो प्लांट में जो है ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं, ठीक है। जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो प्लांट में जब वो जो स्टोर होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं। अब यहाँ पे बताना आपको यह है कि जो पॉलीसेक्राइड जो ह्यूमन बॉडी में जो स्टोर होते हैं पॉलीसेक्राइड, वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि जो पॉलीसेक्राइड ह्यूमन बॉडी में स्टोर होते हैं वो कौन से फॉर्म में स्टोर होते हैं। और अब प्लांट की बात करें तो प्लांट में ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशेंट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ O2 ऑक्सीजन यूज्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। जब CO2 को हमने प्रोड्यूस किया मीन्स एक्सेल कर दिया और हम ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक रिस्पिरेशन प्रोसेस ही तो है। हम CO2 को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिस्पिरेटरी कोशेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रिस्पिरेटरी कोशेंट। जब हम CO2 को बाहर प्रोड्यूस करना मीन्स एक्सेल करना, बाहर निकालना, और ऑक्सीडेशन O2 का ऑक्सीडेशन मीन्स O2 को हम यूज़ करते हैं हमारी बॉडी में, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिस्पिरेटरी कोशेंट, या सांस लेने का जो भागफल है वो बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज़ द टर्म यूज्ड फॉर फिलिंग इन सिल्क एंड वूल। सिल्क और वूल, फिलिंग मीन्स इनको भारी बनाना, वेट देना इनको। तो ये कौन सी प्रोसेस है जिससे सिल्क और वूल को वेट किया जाता है, वेट दिया जाता है, बाहर दिया जाता है? क्योंकि जो
सिल्क है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, और इसके केयर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। जब सिल्क से जब फैब्रिक बनाते हैं, क्योंकि सिल्क पे एक गम लगा होता है, सिरिसिन गम, तो ये गम को पूरा नहीं हटाते हैं। गोंद लगा होता है सिरिसिन, सिरिसिन प्रोटीन होती है, तो ये पूरा इसको नहीं हटाते हैं। जब सिल्क का जो फैब्रिक बना लेते हैं पूरा, तब इस गम को पूरा छुटाते हैं। तो ये इसमें जो प्रोसेस करते हैं कि जो सिल्क और वूल को फिलिंग की प्रोसेस, उसको बोलते हैं वेटिंग। और ये वेटिंग करते हैं, एक केमिकल होता है स्टेनस क्लोराइड, उसको स्टेनस क्लोराइड, ठीक है। ये स्टेनस क्लोराइड केमिकल यूज़ होता है सिल्क और वूल की फिलिंग के लिए या वेटिंग के लिए, बाहर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी इसमें ये जैसे मॉयरिंग हो गया, ये फिनिशिंग है, इसमें ऐसे वेवी फिनिश आती है, ग्लेजिंग फिनिशिंग है, नैपिंग भी फिनिशिंग है। इसमें नैपिंग में ऐसे एम्बोज्ड इफेक्ट देते हैं सरफेस पे, ये भी हो गया नैपिंग, ये फिनिशिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिपलिंग इज डन फॉर फ्लैक्स प्लांट टू गेट फ्लैक्स प्लांट। सबसे पहले तो यहीं से आंसर आ जाता है कि फ्लैक्स प्लांट से क्या मिलता है, फ्लैक्स प्लांट है और इससे मिलता है क्या, फाइबर। तो कौन सा फाइबर मिलता है, तो फ्लैक्स प्लांट से मिलता है लिनन फाइबर। इसके लिए जो प्रोसेस डन की जाती है वो रेटिंग हो गया, रिपलिंग है, स्कचलिंग है, हैकलिंग है, ये सारी फ्लैक्स से लिनन फैब्रिक को बाहर निकालने की प्रोसेस है। तो रिपलिंग किस लिए किया जाता है, फ्लैक्स प्लांट से लिनन को ऑब्टेन करने के लिए, लिनन फाइबर को निकालने के लिए रिपिंग की प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें से कौन सा जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का, तो जो सिल्क है ये हीट का बैड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पटोला साड़ीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय। जो पटोला साड़ीज़ हैं ये कैसे बनती हैं, तो जो पटोला साड़ी हैं ये बनती हैं टाई और डाई से। ये पैठनी भी एक टाइप की साड़ीज़ हैं जो फेमस है महाराष्ट्र में। हिमरस, ये सिल्क और ब्रोकेड का मिक्स कपड़ा है, ये फेमस है बनारस में। तो अगर हम बात करते हैं पटोला साड़ी की, तो ये टाई एंड डाई से बनती हैं जो कि गुजरात में फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्फ क्या है, सर्फ जो है वो डिटर्जेंट है जिसको नॉर्मली कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीड फॉर लव एंड अफेक्शन इज़ अ नीड। ये लव एंड अफेक्शन वाला ये किसकी थ्योरी है, ये अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है, जिसका ये थर्ड स्टेप है, नीड फॉर लव एंड अफेक्शन। तो ये कौन सी स्टेप है, ये है साइको सोशल स्टेप, ठीक है, ये साइको सोशल स्टेप आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट मोल्डर ऑफ द चाइल्ड इज़। मोल्डर मीन्स बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो कैसे इन्वायरमेंट में है, वो कैसे आगे बिहेव करेगा। तो उसके लिए उसका सबसे पहला फर्स्ट मोल्डर क्या होता है, क्योंकि चाइल्ड जब छोटा होता है वो कहाँ रहता है, अपनी फैमिली के साथ रहता है। तो चाइल्ड पे सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो उसकी फैमिली का पड़ता है, कि उसकी फैमिली में इन्वायरमेंट कैसा है, फैमिली में पेरेंट्स कैसे हैं। तो फैमिली का जो फैमिली को बोला जाता है, ये भी बोला जाता है कि फैमिली जो है वो चाइल्ड की फर्स्ट टीचर है। तो जो चाइल्ड कैसे मोल्ड हो रहा है, वो कैसे बिहेव करेगा, ये सब डिपेंड करता है उसकी फैमिली के बिहेवियर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द किडनी रिलीजेज एन एंजाइम एर्थोप्रोइटिक फैक्टर कॉल्ड। किडनी जो है एक एंजाइम रिलीज़ करती है, किडनी जो है एक रिलीज़ करती है एंजाइम, जिसको कहते हैं रीनल एर्थोप्रोइटिक फैक्टर। यहाँ पे दिया है कि किडनी रिलीज़ करती है रीनल एर्थोप्रोइटिक फैक्टर, उसको क्या कहते हैं, जो रीनल एर्थोप्रोइटिक फैक्टर है ये एक एंजाइम है जो कि किडनी जो है इसको रिलीज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सैल्मोनेला फूड पॉइजनिंग इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। ये बताना है आपको सही है या गलत है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एंड आपको साथ में अपने क्वेश्चंस को भी स्कोर करते जाना है कि आपने टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है, वो आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, सैल्मोनेला फूड पॉइजनिंग इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। बैक्टीरियल जो सैल्मोनेला है ये एक बैक्टीरिया है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये फूड में प्रेजेंट है, फूड में पॉइजनिंग कर रहा है, तो ये कैसी हो गया, बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। तो ये ट्रू है, सैल्मोनेला फूड पॉइजनिंग जो है ये है बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ नोन एज। डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 दिया है तो सिंपल सी बात है टाइप 1 भी होगी। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की जो हम बात करते हैं मीन्स डायबिटीज़ की बात करते हैं तो ये होती है NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। मीन्स ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होती है। और जो टाइप 1 डायबिटीज़ आती है ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस IDDM। ये इंसुलिन पर डिपेंड करती है। जब पेंक्रियाज प्रॉपरली काम नहीं करता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिक्रेशन नहीं होता है, तब टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। बट जब प्रॉपर इंसुलिन भी सिक्रीट हो रहा है बट सेल्स जो है वो कुछ रेजिस्टेंट हो गई हैं, जो प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब नहीं कर रही हैं, तब आता है NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ऐसी डायबिटीज़ जो इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करती है वो होती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीरियड आफ्टर डिलीवरी एंड लैक्टेशन इज। डिलीवरी और लैक्टेशन के बाद का जो पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं। आप किसी भी होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये सीरीज़ जो है आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी। लाइक TGT है, PGT, JIC, LT ग्रेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, उन सब के लिए ये सीरीज़ पूरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बेनिफिशियल है। तो इसके लिए आप पूरी सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द पीरियड आफ्टर डिलीवरी एंड लैक्टेशन। डिलीवरी और लैक्टेशन के बाद जो पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं पोस्ट पार्टम पीरियड। ठीक है। और ये पोस्ट पार्टम पीरियड जो है डिलीवरी और लैक्टेशन के बाद 15 से 30 मिनट का होता है मोस्टली। ये 15 और कई बार इसका पूछ लेते हैं टाइम भी कि जो पोस्ट पार्टम पीरियड है उसका टाइम क्या है। तो डिलीवरी के बाद 15 से 30 मिनट का जो टाइम होता है वो होता है पोस्ट पार्टम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पार्टिसिपेशन इन एक्सटेंशन एजुकेशन इज वाइल स्कूल अटेंडेंस इज। देखो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है, ये लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग होता है और स्कूल जो होता है वो टीचर ओरिएंटेड होता है। तो जो पार्टिसिपेशन है एक्सटेंशन एजुकेशन में वो वॉलंटरी होता है। मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि सबको ही पार्टिसिपेट करना है। बट स्कूल अटेंडेंस की हम बात करें तो ये कंपल्सरी होती है कि स्कूल में पूरी अटेंडेंस होना कंपल्सन है। तो यही है यहाँ पे कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे सबका पार्टिसिपेट करना ज़रूरी नहीं है। जिसको अपनी नीड है, जिसको उसमें इंटरेस्ट है वो जाके पार्टिसिपेट करेगा। बट अगर स्कूल अटेंडेंस की बात होती है तो यहाँ पे अटेंडेंस जो है वो कंपल्सरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल फॉर चेंज ऑफ एटीट्यूड ड्यू टू प्लान्ड शेयरिंग इज़। जो पहले से हम प्लान किया हुआ कुछ प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग जब एटीट्यूड में चेंज होता है तो वो क्या होता है, वो होता है शेयरिंग द डिसीजन मेकिंग। जब डिसीजन मेकिंग हम एक शेयर करते हैं कई सारे लोग मिलके, ठीक है, निर्णय जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं वो आपस में कई सारे लोग एक साथ मिलकर डिसीजन ले रहे हैं या एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है ये एटीट्यूड ऑफ चेंज होता है। एग्जाम्पल है कि एटीट्यूड कैसे चेंज होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, मतलब पर्सन टू पर्सन एटीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है ये डिपेंड करता है हमारे शेयरिंग डिसीजन पे। जब हम डिसीजन एक साथ मिलके एक दूसरे से शेयर करके डिसीजंस लेते हैं तो वहाँ पे हमारा एटीट्यूड भी चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हैंड इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और कम्युनिकेशन डिवाइस इन विच द मैसेज कैन बी सीन बट नॉट हेयर्ड। कई बार जब हम क्वेश्चन जब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अगर 2 बार क्वेश्चन को एटलीस्ट, जब भी आप कोई पेपर सॉल्व कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो उसमें जो क्वेश्चन है उसको एटलीस्ट 2 बार ज़रूर पढ़ो। मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ऐसे सिंपली नॉर्मल जैसे आप पढ़ते हो ऐसे 2 बार पढ़ो। जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो उसका आंसर आपको वहीं से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं एक कोई ऐड है या इंस्ट्रूमेंट है फॉर कम्युनिकेशन डिवाइस का इन विच जिसमें मैसेज को जो है सीन किया जा सकता है बट हियर नहीं किया जा सकता। तो क्या, जहाँ पे सीन किया जाता है वो होता है विजुअल, ठीक है। अब हियर नहीं हो रहा है तो ऑडियो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एक विजुअल डिवाइस है, एक विजुअल ऐड है जहाँ पे हम मैसेज को देख सकते हैं बट सुन नहीं सकते हैं। जब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर हमको थोड़ा इजी हो जाता है देखना। फिर 19 नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द पर्सन हु स्टार्ट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑपरेशन इज़। पर्सन जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है वो क्या होता है, वो कम्युनिकेटर होता है। कई बार कम्युनिकेटर का नाम कई बार लिख देते हैं सोर्स। तो अगर सोर्स लिखा है या कम्युनिकेटर लिखा है तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं।
वैसे नॉर्मली अगर कम्युनिकेटर देंगे तो सोर्स नहीं देंगे, और सोर्स लिखेंगे तो कम्युनिकेटर नहीं लिखेंगे, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सोर्स और कम्युनिकेटर दोनों का मीनिंग एक ही है। द पर्सन हु स्टार्ट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सन जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं द कम्युनिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लीडर ऑपरेट करता है एज इफ़ ही कैन नॉट ट्रस्ट पीपल। कई सारे लीडर्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोग्राम हो रहा है या कोई प्रोग्राम है, वहाँ पे जो लीडर होता है, जब वो उनके साथ में जो उनके कलीग्स हैं या उनके साथ जो काम कर रहे हैं लोग, उन पे जब वो ट्रस्ट नहीं करते हैं लीडर, तो ऐसे कौन से लीडर होते हैं? तो ये वाले लीडर होते हैं बिल्कुल ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं। ये जो तानाशाही वाले लीडर होते हैं ना, तो ये होते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर, जो अपने साथ कलीग्स जो हैं उन पे काम ट्रस्ट नहीं करते हैं। और डेमोक्रेटिक लीडर हैं जो सबसे मीन्स एक डेमोक्रेसी है जहाँ पे लोगों से आपस में बातचीत करके सबको एक साथ लेके डिसीजन ले रहे हैं। लेजर फेयर जहाँ पे लीडर को बहुत ज़्यादा मतलब कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते हैं कि उनके वर्कर क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो ये आता है लेजर फेयर में। एंड आपको जो कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि जो पॉलीसैकेराइड ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता है वो कौन से फॉर्म में स्टोर होता है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। एंड जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।